आज हम बात करेंगे अपने बिहार के सामान्य जानकारी, यानी हम जानेंगे कि जो हमारा बिहार है उसकी अवस्थिति क्या है, जलवायु कैसा है और सभी बातें जो हमारे बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखेंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से। तो अब अपने बिहार के बारे में हम कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री यानी ये कर्क रेखा है। अपना बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर हम देखें पूरे पृथ्वी पर तो इसको हम लोग ऐसे बांट सकते हैं कि जो ये भाग है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी जो ये मकर और कर्क के बीच का क्षेत्र है ये मकर रेखा हो गया, ये मकर हो गया, ये कर्क हो गया। तो मकर से कर्क के बीच इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में तो हमारा बिहार है नहीं, ये तो 23.5 डिग्री के उत्तर में है, यानी ये पड़ेगा, ये यहाँ पर जो ये बर्फ वाला एरिया है उत्तर दक्षिण में दोनों तरफ, तो ये कहलाता है शीतोष्ण। ये हो गया शीत कटिबंध और ये हो गया शीत कटिबंध। तो शीत के पास वाला ये कहलाएगा शीतोष्ण और उष्ण के पास वाला ये कहलाएगा उपोष्ण। तो अपना बिहार कहाँ है? यहाँ है, यानी अपना बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो 23.5 डिग्री के उत्तर है और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक ये जो क्षेत्र है जिसको दो भागों में हम बांटते हैं, एक तो होता है शीतोष्ण और एक होता है उपोष्ण। तो हमारा जो बिहार है ये उष्ण के पास है, यानी ये कर्क रेखा के उत्तर में है। तो कर्क रेखा से दक्षिण में ये क्या है? ये उष्ण वाला क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो उष्ण के उत्तर में ये क्षेत्र क्या होगा? उपोष्ण हो जाएगा। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ये मानसून यहाँ पर अपने बिहार में आता है, मानसूनी जलवायु। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमने देख लिया। अब अपने बिहार की अवस्थिति देखेंगे तो पूरे ग्लोब को 4 भागों में बांटे, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। तो अपना बिहार यहाँ पर है, यानी ये उत्तर, ये हो गया 0 डिग्री से उत्तर में उत्तर और ये 0 डिग्री से पूरब में, यानी उत्तर पूरब में। अपना बिहार पूरे ग्लोब पर कहाँ है? उत्तर पूर्वी भाग में, यानी ये उत्तर से उत्तर, दक्षिण में स्थित नहीं है, 0 डिग्री के नीचे नहीं, 0 डिग्री के उत्तर है, यानी उत्तर से उत्तर और पूरब से पूरब। अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर होगा और देशांतरीय विस्तार पूरब से पूरब ही होगा, क्योंकि ये उत्तर पूरब में ही स्थित है, ये दक्षिण में नहीं। ये वाला दक्षिण कहलाएगा, तो दक्षिण में नहीं है, ये उत्तरी अक्षांश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब हमने देख लिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अपना जो बिहार है ये कितना से कितना डिग्री तक है। तो 23.5 डिग्री है ना, इससे थोड़ा ऊपर, यानी 24 डिग्री से अपना बिहार शुरू होता है यहाँ पर। तो अपना बिहार जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। तो ये हो गया 24 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 24 डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर 27 डिग्री 3 डिग्री तक विस्तार है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 डिग्री का विस्तार है। तो यहाँ 24 के बाद में 25, 26, 27, 27 डिग्री, 27 डिग्री, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका विस्तार है। यानी कैसे कहेंगे? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक अपना बिहार फैला हुआ है। वैसे ही पूर्वी देशांतर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी देशांतरीय विस्तार यहाँ से हम देखेंगे कि पूर्वी देशांतरीय विस्तार जो है वो यहाँ
82.5 डिग्री का, ये 82.5 डिग्री कौन सी ये रेखा है, ये टाइम लाइन जो है इंडियन हमारा भारत का समय रेखा है, 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है। माना जाता है कि यही भारत के बीचों बीच है 82.5 डिग्री। तो इससे थोड़ा आगे अपना बिहार है, यानी 83 डिग्री से अपना बिहार शुरू होता है। तो ये कितना हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, ये देशांतर कहलाता है, पूरब से पूरब देशांतर। तो ये हो जाएगा देशांतर जो है ये 83 डिग्री और 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और ये जो ये इधर से इधर जो चौड़ाई है ये 5 डिग्री तक विस्तारित है। ये पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 5 डिग्री और उत्तर से दक्षिण 3 डिग्री अपना बिहार, यानी इधर ये चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कहलाता है, तो ये कम है और चौड़ाई ज्यादा है पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम का विस्तार ज्यादा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 डिग्री तक विस्तार है और 83 डिग्री से शुरू होता है, 82 डिग्री से थोड़ा आगे, समय रेखा से थोड़ा आगे है अपना बिहार। तो 83 डिग्री से लेके 5 डिग्री जोड़ देंगे तो 88 डिग्री हो जाएगा। तो 83 से 88 तक, और इसको सही से लिख लेंगे तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक ये है इसका विस्तार। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक अपने बिहार का विस्तार है। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है इसमें, कि जो ये अपना बिहार हो गया कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो इसको जो उत्तर से दक्षिण है लंबाई ये कम है और 3 डिग्री में है, तो 3 से शुरू करेंगे और ऐसे लिख लेंगे 3, 4, 5 किलोमीटर, 345 किलोमीटर ये जो है ना चौड़ाई उत्तर से दक्षिण ये 345 किलोमीटर में फैला है। वहीं पूरब से पश्चिम ये लंबाई पूछा जाए जो 5 डिग्री है तो कितना किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर में होगा। तो ये कितना किलोमीटर में हो जाएगा, ये अपना 345 ये हो गया तो ये अधिक ही है, तो 483 किलोमीटर। कैसे याद रहेगा, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी महात्मा बुद्ध के मरने के बाद। तो ये याद रखना आसान है, 483 किलोमीटर इसकी बिहार के लंबाई, ये चौड़ाई हो गया अधिकतर है, और लंबाई उत्तर से दक्षिण वाला 345 और पूरब से पश्चिम वाला 483 किलोमीटर। ये तो 3, 4, 5 याद ही रहेगा, 3, 4, 5, 3 से शुरुआत करनी है, चौड़ाई 3 डिग्री इसकी चौड़ाई है, तो ये 3 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। इसकी जो बिहार की अपनी लंबाई है उत्तर से दक्षिण ये 345 किलोमीटर और चौड़ाई है पूरब से पश्चिम ये 483 किलोमीटर। इतना ध्यान में रखना है। और आगे क्या जानने लायक है अपने बिहार में, तो बिहार के सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला ये देख लेते हैं और बिहार की चौहद्दी। तो बिहार की सबसे उत्तरी जिला, बिहार के सबसे उत्तरी जिला उत्तर में कौन पड़ेगा, यहाँ पर ये जो चंपारण है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण ये सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा, यहां पर पड़ता है गया, ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला गया। और सबसे पश्चिमी जिला यदि पूछा जाए तो कैमूर है, यहाँ कैमूर, कैमूर में ही सबसे अधिक वन का विस्तार है, कैमूर खुले वन सबसे अधिक कैमूर में है। तो कैमूर जो है ये सबसे पश्चिम सबसे पश्चिमी है, और ये सबसे
पूर्वी पूछा जाए तो किशनगंज, ये है किशनगंज, किशनगंज सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी है ये, सबसे पूर्वी जिला। अगर किशनगंज ऑप्शन में ना दे, दूसरा दे तो कटिहार, किशनगंज के बारे में बाद में, ये कटिहार पूरब की तरफ निकला हुआ है, कटिहार। अपने बिहार की कुछ स्थिति ऐसी है कि बीच वाला भाग जो है ये डाउन पार्ट है, ये जो है ये डाउन पार्ट है, ये क्योंकि इधर से भी नदियां इधर आती है और दक्षिण से भी उत्तर की तरफ, और उत्तर की भी नदियां दक्षिण की तरफ, यानी ये वाला भाग उठा हुआ है, ये वाला भाग उठा हुआ है, ये वाला भाग नीचे धंसा हुआ है, यानी डाउन पार्ट है, और ये अब इस तरह से है। तो हम देख सकते हैं कि इधर से कौन कौन सी नदी, ये घग्घर नदी हो गई, ये गंडक नदी हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई, और ऐसे ही कमला नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, महानंदा नदी हो गई। ये जितनी भी नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण आती हैं यहाँ पर, और वैसे ही दक्षिण से ऊपर उत्तर जाने वाले ये हो गई कर्मनासा नदी, कर्मनासा, कर्मनासा हो गई, ये सोन हो गई, ये पुनपुन हो गई, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु नदी, फल्गु नदी हो गई। तो वैसे ही ये दक्षिण से उत्तर की तरफ नदियां और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये नदियां प्रवाहित होती हैं, मतलब ये वाला भाग जो है ये डाउन पार्ट है, और गंगा नदी के ये सभी सहायक नदी है। गंगा के अपवाह क्षेत्र में अपना बिहार आता है। ये गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है पूछा जाए तो ये बक्सर के चौसा से, कहाँ से, बक्सर, अपने बक्सर के चौसा से ये प्रवेश करती है, चौसा से, बक्सर के चौसा से गंगा नदी का बिहार में प्रवेश होता है, और यहाँ से ये गंगा नदी ऐसे बहते हुए इसके जो जिले हैं जिससे होकर गंगा नदी बहती है, कितने जिले से पूछा जा सकता है कि कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके उत्तर में 6 जिले, दक्षिण में 6 जिले, यानी कुल 12 जिले से इसका गंगा नदी का सीमा लगता है, 12 जिले, 12 जिला। तो 12 जिला से होकर गंगा नदी ऐसे प्रवाहित होती है। यहाँ पर जो उत्तर में हम देखेंगे कि ये सारण हो गया, सारण, सारण हो गया, फिर वैशाली हो गया, वैशाली, सारण, वैशाली, फिर समस्तीपुर, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, और यहाँ पर कौन कौन से जिले पड़ेंगे, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, 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 इधर हो जाएगा लखीसराय, दक्षिण में लखीसराय है, लखीसराय, और बेगूसराय के बाद में यहाँ पर पड़ता है खगड़िया, 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 और खगड़िया के बाद में पड़ता है कटिहार, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, और दक्षिण में है मुंगेर, मुंगेर, तो मुंगेर, और यहाँ पर है भागलपुर, 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 इधर लखीसराय के पहले ये पटना हो जाएगा, पटना दक्षिण में है यानी दक्षिणी बिहार में है। ये गंगा नदी से उत्तर वाला जो भाग है उसे उत्तरी बिहार का मैदान, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी बिहार का मैदान कहा जाता है। तो ये पटना जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि बक्सर और फिर आएगा भोजपुर, तो ये बक्सर से होकर के बक्सर, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये दक्षिण में है, बक्सर, भोजपुर, बक्सर से आगे बढ़ेंगे भोजपुर पड़ेगा, भोजपुर से आगे पटना, पटना से आगे लखीसराय, लखीसराय से आगे मुंगेर, मुंगेर से आगे भागलपुर। वैसे ही उत्तर में ये सारण से वैशाली, वैशाली से समस्तीपुर, समस्तीपुर से बेगूसराय, ये पटना से आगे बेगूसराय पड़ता है, ये पटना में पूरी तरह से ऐसे है गंगा नदी, और बेगूसराय के बाद में खगड़िया में, खगड़िया से कटिहार, कटिहार में, और फिर ये भागलपुर में ऐसे होते हुए गंगा नदी जाती है, यानी कुल 12 जिलों से इसकी सीमा लगता है गंगा नदी की।
अब यहाँ पर हमने गंगा नदी देख लिया, अपवहन क्षेत्र, इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी हमने जान लिया। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि अपने बिहार के बारे में, और हम क्या देखेंगे कि अपने बिहार को हमने क्या किया, 6 डिवीजन, डिवीजन मतलब 6 प्रमंडल, 6 प्रमंडल में बांटा। क्यों? प्रशासनिक दृष्टि से शासन चलाने के लिए सुविधा हो, इसलिए हमने अपने बिहार को कुल 6 प्रमंडल में बांट दिए हैं। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से अपने बिहार को हमने कितने भागों में बांटा है, तो कुल 6 भागों में। अब यहाँ पर जो ये है तिरहुत प्रमंडल, ये तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा प्रमंडल है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक सारण प्रमंडल है, कुछ बिहार ऐसे हैं, ऐसे, तो ये हो गया सारण प्रमंडल, छोटा सा, ये सारण सबसे पश्चिम में सारण प्रमंडल, फिर तिरहुत प्रमंडल, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल, इससे आगे बढ़ेंगे तो कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, इससे आगे बढ़ेंगे पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। तो कुल कितने हुए, अपने बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, सॉरी गलती से 6 बोला गया था, 9 प्रमंडल है, जिसमें 1 2 3 4 5, 5 प्रमंडल उत्तर में है, गंगा नदी के उत्तर में, और यहाँ पर जो है दक्षिण में ये 4 प्रमंडल है। तो दक्षिण में 4 प्रमंडल, पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल, कुल 9 प्रमंडल है, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल सबसे पश्चिम में है। सारण प्रमंडल जो है ये घग्गर और गंडक नदी के द्वाब में पड़ता है, पूरा प्रमंडल ही, सारण, सीवान, गोपालगंज 3 ही जिले हैं सारण प्रमंडल में। तो सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं और ये पड़ता है। अब पटना प्रमंडल जो है यहाँ पर है, पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मगध प्रमंडल पड़ेगा, मगध प्रमंडल से आगे बढ़ेंगे तो मुंगेर प्रमंडल पड़ेगा, ये हो गया मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल से आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया भागलपुर बांका, यानी भागलपुर प्रमंडल। तो ये प्रमंडल का नाम है, ये डिवीजन है, ये प्रमंडल है, प्रमंडल। कुल कितने प्रमंडल है, 9 अपने बिहार में। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, दरभंगा का दरभंगा ही है, कोसी का कहाँ है, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा, सहरसा है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है, पटना का पटना ही है, मगध का गया, मगध प्रमंडल का गया है, मुंगेर का मुंगेर ही है, भागलपुर का भागलपुर ही है। तो हमने मुख्यालय भी देख लिए और ये कमिश्नरी क्षेत्र प्रमंडल भी देख लिए, 9 कमिश्नर यानी कमिश्नरी क्षेत्र में हमने इसे बांट दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो कितने कितने जिले हैं, तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है, सभी जिलों को भी हम बता देंगे अभी ही। तो इसमें 6 जिला आता है, और दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है, कोसी प्रमंडल में 3 जिला आता है, 3 जिला, इसमें 4 जिला है, इसमें 4 जिला है। पटना प्रमंडल जो है इसमें कितने जिले हैं, पटना प्रमंडल में 6 जिला है, 6 जिला है, और इसमें मगध प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, मगध प्रमंडल में कुल 5 जिला है, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है, भागलपुर में 2 जिला है। तो ये जिलों की संख्या हो गया। अब हम जिलों के नाम देखेंगे, सभी प्रमंडल के जिलों के नाम। तो जो भी यहाँ पर 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल को हमने 38 जिला में बांटा है।
बिहार में कुल कितने जिला हैं? 38। और 38 जिला को फिर हमने किसमें बांटा है? अनुमंडल में, यानी सब डिवीजन में। तो कितने अनुमंडल हैं? ये तो प्रमंडल यानी डिवीजन 9 है। प्रमंडल कुल कितने हैं बिहार में? 9। इसे हमने जिला में बांटा। जिला कितने हैं? 38। 38 जिला के नाम अभी देखेंगे। 38 और वो किस डिवीजन में पड़ता है, किस प्रमंडल में पड़ता है, ये भी देखेंगे। तो 38 जिला है और 38 जिला को हमने अनुमंडल में बांटा। अनुमंडल, सब डिवीजन, अनुमंडल यानी सब डिवीजन। तो अनुमंडल सब डिवीजन जो जिसके अधिकारी एसडीएम होता है, तो ये अनुमंडल जो है 101 अनुमंडल है अपने बिहार में। और फिर प्रखंड में हमने इसे और सुविधा के लिए किसमें बांटा? प्रखंड में। तो 8058 प्रखंड अभी है बिहार में। नए डाटा के अनुसार कुल कितने प्रखंड हैं? 8058 प्रखंड है। और अगर हम देखें प्रखंड 8058 है प्रखंड, और कुल यदि यहाँ पर पंचायत है 8058, ये पंचायत है। तो यहाँ पर 8058 पंचायत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पंचायत है 8058, इतने प्रखंड थोड़े न है। 536 प्रखंड कितने हैं? 536 कुल प्रखंड है। 534 या 536, 534 है शायद, 534। तो कुल कितने प्रखंड है? 534 है। पंचायत 8058, ये 534 करेक्ट है, होगा 534 होगा प्रखंड। और पंचायत कितना? 8058। यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रखंड 534 है, पंचायत 8058 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसके बाद में, पंचायत के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि नगर का प्रशासन करने के लिए हमने जो नगर परिषद बनाए या नगर निगम बनाया, तो नगर निगम कितना है? नगर निगम जो है 19 नगर निगम है अभी। कितने? 19 नगर निगम है। और नगर परिषद कितना है? नगर परिषद कितना है? तो ये 100 से अधिक नगर परिषद है। शायद 154 नगर परिषद है, 154 नगर परिषद है। और अगर हम बात करें नगर निगम, नगर परिषद, ये नगर पंचायत की, नगर पंचायत कितने हैं बिहार में? नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? नगर परिषद 154 और नगर पंचायत 154, यहाँ भी मिस्टेक हो गया। और ये 88, ये है 88। नगर परिषद 88 है कुल, और नगर पंचायत 154 है। नगर पंचायत 154 है नगर पंचायत। नगर परिषद 88 है, नगर निगम 19 है। अगर जिला 38 है, लेकिन अगर पूछा जाए पुलिस जिला, तो यहाँ पर पुलिस जिला, तो जहां पर क्राइम अधिक होते हैं वहां भी ऐसे एसपी रख दिए जाते हैं, इसलिए पुलिस जिला की संख्या अधिक है, 40 है। 40 है। दो जो हम देखते हैं नवगछिया जिला, नवगछिया जिला है, तो यहाँ पर अलग से रखा गया है। वैसे ही एक और जगह पर अलग से पुलिस जिला है। तो एक तरह से ये हम देखेंगे कि ये पुलिस जिला 40 है। आपको याद रखना है कि जिला 38 है लेकिन पुलिस जिला 40 है, दो अधिक है। अब अपने बिहार के जिलों की संख्या हम देख लेते हैं। यहाँ जो थोड़ा बहुत डाटा मिस्टेक हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। 534 ये प्रखंड है, 8058 पंचायत है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। अब हम अपने बिहार के बारे में आगे जानेंगे कि कुल कितने बिहार में जिला है। तो ये बड़ा सा बिहार बना लेते हैं क्योंकि सभी जिलों को लिखना है।
38 जिलों का नाम लिखना है। और किस प्रमंडल में पड़ता है ये मान लेते हैं कि एक प्रमंडल हो गया हमारा चंपारण। तो चंपारण में 6 जिला है, कौन कौन से हैं अब देखेंगे। यहाँ पर ये पश्चिमी चंपारण, ये है पश्चिमी चंपारण, यही सबसे उत्तर में है। तो पश्चिमी चंपारण, फिर आगे यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और ये हो गया सीतामढ़ी, 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 पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। यहाँ पर एक है छोटा सा शिवहर, शिवहर, और ये दक्षिण में पड़ जाएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और वैशाली, मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर पड़ता है ये वैशाली, वैशाली। यहीं पर है हाजीपुर, वैशाली में हाजीपुर है यहाँ। तो इसका जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। अब यहाँ पर ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली 6 जिले ये पड़ता है यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल में। दूसरा प्रमंडल जो है हमारा यहाँ पर पड़ता है सारण, सारण, सिवान, गोपालगंज। गोपालगंज में लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, यहाँ 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, यानी 1000 से अधिक महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। तो यहाँ पर सारण, सिवान, गोपालगंज ये सारण डिवीजन है। ये सारण डिवीजन में 3 जिला हो गया, तो 3 6 9 जिले हो गए। अब यहाँ पर फिर से एक हमारा प्रमंडल है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, 3 जिला है। दरभंगा प्रमंडल इसका नाम है। मधुबनी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये कोसी डिवीजन है। तो कोसी डिवीजन जो है जिसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है, सहरसा। तो यहाँ पर सहरसा, सहरसा, मधेपुरा, मधेपुरा और सुपौल, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये 3 जिले। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 जिले, पूर्णिया डिवीजन है ये, तो 4 जिला। किशनगंज, ये क्या है, किशनगंज, किशनगंज, ये है अररिया, 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 यहाँ पर परमार डॉल्फिन है अररिया में। तो अररिया हो गया, ये किशनगंज हो गया। ये किशनगंज सबसे पूर्वी है और यहाँ पर बारिश खूब होता है। और यहाँ पर ना जो पूरे बिहार में 2 तरह के वन पाए जाते हैं, एक शुष्क पर्णपाती और एक आर्द्र पर्णपाती। तो पर्णपाती वन में शुष्क पर्णपाती इधर पाया जाता है और आर्द्र पर्णपाती जो है ये किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में आर्द्र पर्णपाती पाया जाता है। क्यों, किशनगंज जो है ये बंगाल के खाड़ी के निकट है तो वर्षा खूब होता है, और ये पश्चिमी चंपारण जो है ये सोमेश्वर के पहाड़ी के निकट है, इसलिए यहाँ पर वर्षा खूब होता है। और ये भाग जो है ये तराई वाला भाग है, इसके ऊपर हिमालय है, तो हिमालय में ये नेपाल पड़ता है। ये नेपाल है। चौहद्दी अगर देखे तो ये नेपाल हो जाएगा। इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इधर हो जाएगा झारखंड, झारखंड, ये झारखंड है, झारखंड है। और इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हम सभी जिलों को देखने के बाद में ये देख लेंगे कि किसके साथ कितने जिला सीमा लगाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अभी जिला को देख लेते हैं, किशनगंज, अररिया, और यहाँ पर ये हो गया, मान लेते हैं पूर्णिया हो गया, पूर्णिया, और ये हो गया कटिहार, कटिहार। ये 4 4 3 3
6 6 6 12 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो हमने 16 जिलों को देख लिया। अब हम दक्षिण में 16 और ये भी 3 है ना, तो 17 18 19 जिला हो गया। अब 38 जिला में से 19 जिलों को हमने निपटा लिया। अब यहाँ पर जो है ना ये पटना डिवीजन, तो यहाँ पर क्या है, ये कैमूर है। कैमूर में खुला वन सबसे अधिक है और सघन वन पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक है। तो कैमूर हो गया, और ये जो कैमूर और रोहतास है, रोहतास यहाँ तक आता है, तो ये रोहतास रोहतास कैमूर और रोहतास जो है, ये वाला क्षेत्र जो है ये विंध्यान पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है और यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। कैमूर और रोहतास, और इधर जो है ना ये वाला भाग जो है ये पठारी भाग है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि पठारी क्षेत्र है तो खनिज बहुत पाया जाता है। ये छोटा नागपुर पहाड़ का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हो गया जैसे नवादा हो गया, पटना, हम देखेंगे अभी कि जो नवादा है, गया है, ये सभी क्षेत्र। तो कैमूर हो गया, रोहतास हो गया। अभी तो यहाँ पर देख लेते हैं पटना डिवीजन वाला, कैमूर, रोहतास, रोहतास, इधर हो गया बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो ये हो गया बक्सर, ये हो गया भोजपुर, भोजपुर, ये हो गया पटना, ये हो गया नालंदा। बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, कैमूर, रोहतास, 6 जिले ये पटना डिवीजन में, मुख्यालय भी पटना। यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि इसके बाद में जो पटना डिवीजन है, यहाँ पर मगध डिवीजन पड़ता है। तो मगध डिवीजन में कौन कौन से हैं, यहाँ पर औरंगाबाद, गया, नवादा। रोहतास के बाद क्या पड़ेगा, औरंगाबाद। तो ये हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद किस डिवीजन में पड़ता है, औरंगाबाद मगध डिवीजन में। औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, और 5 है ना, और 2 है यहाँ पर। तो औरंगाबाद, गया, नवादा, और ये हो गया जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद भी किस डिवीजन में पड़ता है, जहानाबाद मगध डिवीजन में। और ये हो गया अरवल, अरवल सबसे नया जिला है, याद रखना है, सबसे नया जिला कौन, अरवल। तो अरवल सबसे नया जिला है। अब यहाँ पर ये 5 ही है मगध डिवीजन में, कौन कौन, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। अब यहाँ पर हम मुंगेर डिवीजन, यानी 6 जिला है मुंगेर डिवीजन में, तो मुंगेर डिवीजन बड़ा है, 6 जिला है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर पड़ता है शेखपुरा, फिर पड़ेगा जमुई, तो शेखपुरा, शेखपुरा के उत्तर में यहाँ पर लखीसराय, लखीसराय, लखीसराय के ऊपर में बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय पटना के आगे बेगूसराय पड़ेगा। तो ये पटना के आगे बेगूसराय, यानी लखीसराय के उत्तर में। ये बेगूसराय किस में पड़ता है, ये मुंगेर डिवीजन में। शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय मुंगेर डिवीजन में। और ये हो गया शेखपुरा के आगे ये मुंगेर, ये जमुई मान लेते हैं, दक्षिण में ये जमुई है ना, जमुई, जमुई, और फिर यहाँ पर आता है जमुई के बाद में मुंगेर, ये हो गया मुंगेर। तो जमुई, मुंगेर, जमुई, मुंगेर, मुंगेर के ऊपर ये हो गया खगड़िया, खगड़िया, यहाँ से गंगा नदी ऐसे जाती है, ये खगड़िया। तो 6 जिले हो गए, शेखपुरे, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, खगड़िया। अब यहाँ पर एक बचा है भागलपुर, तो ये हो गया भागलपुर और बंका, भागलपुर, ये भागलपुर है ना, पहले भागलपुर, यहाँ पर भागलपुर उत्तर में है, भागलपुर, और ये हो गया बंका, भागलपुर और बंका, भागलपुर डिवीजन में 2 ही है। तो इस तरह से हमने सारे 38 जिला का नाम यहाँ पर हमने देख लिया। ये कौन कौन से 38 जिला हैं।
अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये जानने के बाद में 38 जिला के नाम देख लिए। अब किन राज्यों के साथ या किस देश के साथ हमारे बिहार के कितने जिला सीमा साझा करता है? अन्य राज्यों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ कितना जिला है बिहार का जो सीमा साझा करता है? तो उत्तर में तो नेपाल है, यहाँ पहले बना लेते हैं अपने बिहार को फिर से। ये हो गया हमारा बिहार, और यहाँ पर उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। तो 7 जिला कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, ये है पश्चिमी चंपारण। उसके बाद में पड़ता है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद में पड़ेगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। इसके बाद में मधुबनी, मधुबनी, सीतामढ़ी और मधुबनी। फिर मधुबनी के बाद में क्या पड़ता है यहाँ पर? सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा सुपौल, सुपौल। इसके बाद में यहाँ अररिया, अररिया, और अररिया के बाद में ये हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज। तो किशनगंज हो गया यहाँ पर। अब 1 2 3 4 5 6 7 जिला। अब उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला, पश्चिम बंगाल के साथ, इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिला? 3 जिला। किशनगंज एक तो हो ही गया, और एक पूर्णिया, पूर्णिया और कटिहार, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और कटिहार के पास से यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है, ये यहाँ से झारखंड। तो ये हो गया हमारा झारखंड। झारखंड 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। कटिहार से शुरू हो गया, कटिहार एक हो गया। दूसरा भागलपुर, भागलपुर, बांका, बांका, जमुई, भागलपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, नवादा। इसके बाद में गया, गया। तब ये हो गया रोहतास, रोहतास, रोहतास तक ही है। कैमूर जो है ना, ये ऐसे है, कैमूर यहाँ तक आता है रोहतास। ये जो पार्ट है ना, ये रोहतास का है, रोहतास। तो यहीं से रोहतास से ही ये यूपी का अब भाग शुरू हो जाएगा। इधर जो है ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। रोहतास तक ही ये है झारखंड का सीमा। तो कितना हो गया? कटिहार 1, भागलपुर 2, बांका 3, जमुई 4, और ये नवादा है 5, गया है 6, फिर गया, अच्छा औरंगाबाद एक छूट रहा है, गया, औरंगाबाद यहाँ पर है, गया के बाद में औरंगाबाद, तब रोहतास। तो ये हो गया औरंगाबाद, यहाँ लिख देते हैं औरंगाबाद। तो औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद, गया, और यहाँ पर नवादा हो गया, नवादा, फिर गया, 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 और ये गया के पहले ये औरंगाबाद, और औरंगाबाद मान लेते हैं ये रोहतास है। ये हो गया रोहतास। कैमूर को और आगे बना देंगे, यहाँ से ये पूरा रोहतास हो गया, और ये हो जाएगा कैमूर। तो ये पूरा रोहतास हो गया। एक छूट गया था ये औरंगाबाद, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये नवादा गया तो ठीक है, गया के बाद में औरंगाबाद, तब रोहतास पड़ता है। तो ये हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद, और इसके बाद में ये हो गया रोहतास, रोहतास।
और रोहतास के बाद में ये कैमूर सीमा नहीं लगाता है झारखंड के साथ, अभी झारखंड वाला देख रहे हैं। तो ये 6 7 8 कैसे ये इधर उधर लिखने में हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर पहला कटिहार हो गया, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका, चौथा जमुई। जमुई के आगे बढ़ेंगे तो जमुई के बाद में पड़ता है नवादा। नवादा ये है नवादा, तिरछा ये लिख दिए है ना। तो नवादा, नवादा के बाद में पड़ता है गया। गया के बाद में ये औरंगाबाद। गया के बाद ये मिटा देते हैं, ये पूरा सीमा। गया के बाद ये हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद, और ये हो गया रोहतास। औरंगाबाद रोहतास, कुल 8 जिला हो गया। गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 होगा, 7, ये 7वां जिला, और ये रोहतास 8वां जिला। तो कुल 8 जिला हो गया। 8 जिला ये सीमा लगाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के साथ, तो उत्तर प्रदेश के साथ एक तो है कैमूर। कैमूर ये रोहतास है ही, रोहतास तो यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और झारखंड के साथ भी। तो पहला हो गया रोहतास, रोहतास, दूसरा हो गया कैमूर, और कैमूर के उत्तर में बढ़ेंगे तो सारण, यहाँ पर नहीं, बक्सर भोजपुर अभी है ना, तब सारण सिवान गोपालगंज। तो ये हो गया बक्सर, बक्सर, ये हो गया भोजपुर, और यहाँ पर हो गया सारण सिवान गोपालगंज। ये सारण, सारण, ये सिवान, ये गोपालगंज, गोपालगंज, सारण सिवान गोपालगंज। कुल 8 हो जाएगा। रोहतास 1, कैमूर 2, बक्सर 3, भोजपुर 4, जो सारण है 5, सिवान है 6, और ये गोपालगंज है 7, और एक पश्चिमी चंपारण 8। तो कुल 8 जो है, ये 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ और 8 जिला झारखंड के साथ सीमा लगाता है। तो अधिकतर कौन सा जिला हुआ? तो सबसे कम तो पश्चिम बंगाल के साथ है 3 ही जिले, लेकिन अधिकतर पूछेगा तो ये दोनों होगा। ये ऑप्शन में मतलब जो झारखंड है ये भी होगा और उत्तर प्रदेश भी होगा, क्योंकि दोनों में 8-8 जिला है। नेपाल जो है ये इसके साथ 7 जिला सीमा लगाता है। अब हमने अपनी बिहार की स्थिति देख ली। अब अपने बिहार के बारे में और कुछ खास बातें जानेंगे, जैसे कि जो बिहार है, अपने बिहार में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अपने बिहार में बहुत सारे खनिज, जो खनिज क्षेत्र है वो कहाँ होगा? दक्षिणी बिहार में। उत्तरी बिहार में खनिज ना के बराबर या उत्तरी बिहार में नहीं पाए जाते, मैदानी क्षेत्र है, और दक्षिणी बिहार में ही अधिकतर खनिज पाए जाते हैं। तो जो ये हमारा बिहार है, बिहार है, इसकी थोड़ा बनावट की कहानी जान लेते हैं कि अपना बिहार ये बना कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार लगा, कब की घटना है? 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 1911 अपना बिहार का नाम विहार से बना है। विहार का मतलब बौद्ध मठ होता है, बिहार का कोई अर्थ नहीं होता, विहार का अर्थ होता है विहार, बौद्ध मठ। उसी से बौद्ध मठ, जो बौद्ध धर्म काफी प्रसिद्ध रहा है, बोध गया उसीलिए जाना जाता है। यहाँ तक कि बिहार के राजकीय चिन्ह जो है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह भी बोधि वृक्ष है, जो कि स्वास्तिक चिन्ह से घिरा हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह हो गया। तो इधर भी ऐसे
स्वास्तिक चिन्ह और यहाँ पर बोधि वृक्ष। तो ये हो गया राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है ये हमारा राजकीय चिन्ह है। अगर राजकीय फूल पूछा जाए तो गेंदा। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प गेंदा। कब बना? 2013 में। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु जो है वो है बैल। ये भी 2013 में। और इससे पहले रीछ था। पहले क्या था? पहले रीछ जो था ना, ये हमारा राजकीय पशु था। अब बैल है 2013 से। और राजकीय फूल हो गया, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया भी ये 2013 में ही घोषणा हुआ। और राजकीय मछली मांगूर। राजकीय मछली जो है वो मांगूर है। मांगूर, बांगुरी जिसे बोलते हैं। तो राजकीय मछली है मांगूर। और ये 2008 में ही घोषणा हुई थी इसकी, राजकीय मछली मांगूर मछली। अब हमारे यहाँ जो राजकीय वृक्ष पूछा जाए, राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है पीपल। और ये बोधि वृक्ष में अंतर है। ये राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, और पीपल राजकीय वृक्ष है। अब राजकीय गीत भी है अपना बिहार का। तो मेरे भारत का कंठहार सतसत बंदन बिहार, वो आप लिख लेंगे। मेरे भारत का कंठहार तुमको सतसत बंदन बिहार। ये जो है ये सत्यनारायण ने इसे लिखा और सत्यनारायण ने इसकी रचना की। राजकीय गीत की रचना किसने की? सत्यनारायण ने राजकीय गीत की रचना की। मेरे भारत का कंठहार तुमको सतसत बंदन बिहार। और इसका जो धुन था वो हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक जो है फेमस, आप जानते होंगे, और शिव प्रसाद जो है। तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव प्रसाद ये मतलब मिलके इसके संगीत की रचना किए। मेरे भारत का कंठार तुमको सतसत बंदन बिहार। और अगर पूछा जाए कि प्रार्थना, बिहार का प्रार्थना राजकीय प्रार्थना भी है, तो राजकीय प्रार्थना अपने बिहार का क्या है कि सूरज की किरणें तुम पर मुझ पर नाज करे। तो सूरज की किरणें मुझ पर नाज करे, ये प्रार्थना है अपने बिहार की। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, ये आप याद रखेंगे। ये पूरा जो सूरज की किरणें नाच करे नहीं है, केवल मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, ये प्रार्थना है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, ये राजकीय प्रार्थना है बिहार का। राजकीय गीत को सत्यनारायण ने लिखा था, वो क्या है? मेरे भारत का कंठार सतसत बंदन बिहार, तुमको सतसत बंदन बिहार। ये उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि अपने बिहार का गठन कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। ये राजकीय चिन्ह बहुत हो गया, ये देख लिए। अब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 12 दिसंबर 1911 को। और 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तब उस दिन ये घोषणा की गई, बिहार को पृथक करने की घोषणा की गई।
लेकिन बिहार के पृथक में दो व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। एक सच्चिदानंद सिन्हा, आपने नाम सुना होगा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है अपने बिहार के गठन में। और यहाँ पर एक पटना से पत्रकारिता निकलता था, एक पत्र निकलता था पटना से, 1894 में एक पत्र निकला। और हम देखेंगे बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स जो बाद में 1906 में जाकर के बिहार टाइम्स जो है ये बिहार न्यूज के साथ, एक भागलपुर से पत्र निकलता था, यहाँ है ना भागलपुर, तो भागलपुर से एक पत्र निकलता था बिहार न्यूज, बिहार न्यूज। और ये बिहार टाइम्स बिहार न्यूज मिल करके और एक बिहारी नामक पत्रिका, बिहारी नाम से एक बिहारी टाइम्स या बिहारी नाम से एक पत्रिका बना। और इसी में बिहार की मांग की गई थी पहली बार कि बिहार का गठन किया जाएगा, अलग बिहार का गठन। बिहार के गठन करने पर मतलब बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के इस विचार पर मजाक भी उड़ाया कि अलग से बिहार का गठन करने का मतलब है कि जो बंगाल है, पूरे बंगाल का पिछड़ा इलाका, क्योंकि पहले ये बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा हुई तो पूरे देश में हम देखते हैं कि आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। तो 1905 में उस जो पूर्वी बंगाल को अलग करने की घोषणा हुई थी, बांग्लादेश को बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी, बांग्लादेश को बंगाल से अलग किया गया था। और जो बंगाल है उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारे क्षेत्र थे। तो बिहार जब बंगाल से अलग हुआ तो केवल पश्चिम बंगाल से अलग होकर के, और बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये तीनों को बिहार ही बोला जाता था। उड़ीसा और झारखंड नाम का कोई क्षेत्र उस समय नहीं था। तो उस बिहार की बात हो रही है कि आज के बिहार की नहीं। 12 दिसंबर 1911 को जो बिहार बना उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड तीनों थे। और 12 दिसंबर 1911 की घोषणा हुई। लेकिन हम देखते हैं कि 1912 में जाकर के 1912 में इस सार्वजनिक तौर पे घोषणा किया गया। ये तो दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था ना, और ये आधिकारिक तौर पर मतलब घोषणा किया गया कि अब बिहार को अलग कर दिया जाएगा। तो ये कब किया गया? और एक महेश्वर प्रताप सिन्हा का भी आप नाम याद रखेंगे, इनका भी महेश जो थे उनका नाम था, ये बिहार टाइम्स उन्होंने ही निकाला था। वो भी, उनका भी बिहार के गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हाँ देख रहे थे कि 1912 ईस्वी में 22 मार्च को ही हम बिहार दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को घोषणा की गई थी बिहार को अलग करने की। बिहार अलग हुआ नहीं था, बिहार का गठन करने की घोषणा हुई थी 22 मार्च को, इसे ही मनाया जाता है बिहार दिवस। जबकि बिहार का गठन हुआ था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जब गठन हुआ तो मनाया जाना तो चाहिए था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1912 को, क्योंकि मार्च के बाद में अप्रैल में ये गठन हुआ था। मार्च में 22 मार्च को गठन नहीं, घोषणा हुआ था बस। अब 1 अप्रैल को पड़ जाता है मूर्खता दिवस, मूर्खता दिवस। तो यहाँ पर इसलिए 1 अप्रैल को नहीं मनाया जा सकता बिहार दिवस। वैसे भी बिहार के लोगों को मूर्ख ही समझा जाता है। तो पूरी दुनिया में तो यहाँ पर सबसे पिछड़ा हुआ समझा जाता है। मूर्खता दिवस 1 अप्रैल को पड़ता है, तो बिहार दिवस 1 अप्रैल को न मना के 22 मार्च को हमने रखा कि 22 मार्च को मनाएंगे। और यहाँ पर 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को जबकि गठन हुआ था बिहार का। गठन पूछेगा तो 22 मार्च को नहीं, वो घोषणा था 1 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद में फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936, बहुत बाद में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। एक पार्ट बिहार का इधर से उड़ीसा कट के अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को। और फिर 1956 में बिहार का पुनर्गठन किया जाता है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो 1956 में कुछ क्षेत्रों का लेन देन होता है इधर से उधर। और
तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है यहाँ पर देखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अपना बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, अपना बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। और इसके बाद में 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा अलग हुआ तो फिर बहुत बाद में 1956 में हम देखते हैं कि बिहार का पुनर्गठन किया गया, लेकिन इसमें कोई बदलाव खास हुआ नहीं, कुछ क्षेत्रों को इधर से उधर किया गया। अब 2000 में बदलाव होता है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग हो जाता है। हमारा एक भाग जिसमें खनिज संसाधन था वो पार्ट अलग हो गया बिहार से 15 नवंबर 2000 को, और आज का बिहार अस्तित्व में आया। तो अपने बिहार की कहानी हमने जानी। अपने बिहार में बिहार के रत्न की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के समय से अपने बिहार के ही महात्मा बुद्ध को बोध गया में, यहाँ पर गया पड़ता है ना, तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अपने बिहार में हुआ। जैन धर्म के ये वैशाली का क्षेत्र है, वैशाली के ये बज्जी गणराज्य जो है, यहाँ पर बज्जी संघ जो था जिसमें लिच्छवी गणराज्य ये है, लिच्छवी गणराज्य माना जाता है कि ये विश्व के प्रथम, यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई थी। विश्व में पहली बार कोई देश गणतंत्र हुआ तो वो था अपना बिहार का लिच्छवी गणराज्य। तो बिहार का लिच्छवी गणराज्य, इसकी राजधानी जो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, ये 8 गणराज्यों का संघ हुआ करता था जिसमें एक ज्ञात्री कुल था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्ञात्री कुल के ही थे सिद्धार्थ, और उनके पुत्र थे जिनका नाम था क्या, महावीर। तो महावीर स्वामी किससे जुड़े हैं, जैन धर्म से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर वैशाली यहाँ से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर पटना में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहीं से जुड़े हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति के महानायक की, तो अपने बिहार के बाबू कुंवर सिंह, ये जो क्षेत्र है यहाँ से जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। उनके भाई अमर सिंह की भी योगदान रही थी बहुत अधिक। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, इन्होंने अपना बायां हाथ, गोली लग गई है तो अपना बायां हाथ काट करके गंगा जी को चढ़ा दिए थे। तो ये बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे तब युद्ध लड़े थे। उस समय सब हार मान लेता है, तब इन्होंने युद्ध की बिगुल फूकी थी 80 वर्ष के उम्र में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने बिहार में और पीछे जाएं तो जो यहाँ पर मगध गणराज्य, ये पूरा पटना वाला जो क्षेत्र है ना, पटना, नालंदा और गया, ये जो क्षेत्र है गया, पटना, नालंदा, ये मगध साम्राज्य था। यही था मगध राज्य। और यहाँ पर अंग महाजनपद, ये था अंग जनपद, तो अंग महाजनपद था, महाजनपद। 3 महाजनपद अपने बिहार से जुड़ा हुआ है, एक बज्जी संघ और एक ये मगध गणराज्य, मगध महाजनपद, और ये भी अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और बज्जी महाजनपद या बज्जी संघ। 3 महाजनपद जो है महाजनपद काल में बुद्ध भगवान से, यानी 600 ईसा पूर्व की बात है, 600 ईसा पूर्व में चले जाएंगे तो ये महाजनपद, यानी पहले जन यानी लोग इधर उधर भटकते थे, उनसे बना जनपद, मिल करके जनपद।
तो जन से बना है जनपद, और उस जनपद से जब साम्राज्य बन गया महाजनपद, और महाजनपद से जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद, और महाजनपद से बना, महाजनपद से क्या बना, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर महाजनपद से आगे बढ़ेंगे तो बन गया क्या, साम्राज्य। तो ये मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, राजगीर या गिरिब्रज। तो अपने बिहार में हम बात करेंगे अब मगध साम्राज्य की, मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य ये जो हो गया मगध, इसकी राजधानी थी राजगीर। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, चंपा, और इसकी तो बची के वैशाली। अब मगध महाजनपद की राजधानी पहले राजगीर थी, जो 5 पहाड़ियों से ये सोनागिरी जो है पहाड़ी, वैसे ही 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, यहीं पर है ना सोनागिरी की पहाड़ी। तो 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ था। यहाँ पर जल से भी घिरा हुआ था। पटना जो इसकी राजधानी बना बाद में जाके, ये पटना, पाटलिपुत्र पहले नाम हुआ करता था, पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना किसने की थी, पटना की स्थापना उदयन ने की थी, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मगध में सबसे पहले राजा जो थे वो बृहद्रथ को माना जाता है, कि मगध जो साम्राज्य है इसके प्रथम राजा थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ के पुत्र जरासंध, जिनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो बृहद्रथ के पुत्र जरासंध का जिक्र हमें मिलता है महाभारत में। और ये पौराणिक पुरुष हो गए। लेकिन यहाँ से जब हमें साम्राज्य की स्थापना का जो साक्ष्य मिलता है तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले जो राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार जो थे, इन्होंने राजा बिंबिसार ने सबसे पहले यहाँ पर एक राजवंश की स्थापना की, और उस राजवंश को हम क्या कहते हैं, राजा बिंबिसार। इनके पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। इन्हें पितृहंता वंश कहा जाता है। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के ही समय में यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति हुई, क्योंकि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई अजातशत्रु के समय। तो बिंबिसार जो थे ये हर्यंक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। किस वंश की, हर्यंक वंश। तो पहला वंश ही था हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश। दूसरा वंश कौन था, तो हर्यंक वंश के अंतिम शासक की हत्या करके, और यहाँ पर जो हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, तो नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। अब शिशुनाग वंश के बाद में फिर हम देखेंगे कि शिशुनाग में एक तो शिशुनाग राजा हुए, और कालाशोक उनके बेटा जो थे, शिशुनाग के बेटे कालाशोक। और अंतिम शासक, इसके भी अंतिम शासक जो थे वो कमजोर थे, तो उनकी हत्या करके फिर जो तीसरा वंश आया नंद वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। तो नंद वंश महापदम नंद ने, यहाँ पर महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और फिर चौथा वंश आया मौर्य वंश। तो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश ने सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, और उन्होंने कौटिल्य या विष्णुगुप्त की मदद से किस तरह से एक साम्राज्य की स्थापना कर दी, नंद वंश को उखाड़ फेंका। धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश की, और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। फिर मौर्य वंश की स्थापना के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर मौर्य वंश की जब स्थापना होती है तो मौर्य वंश में
सबसे प्रमुख हम देखेंगे कि पहले तो यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके बेटा थे बिंदुसार। बिंदुसार के अगले संतान थे वो अशोक थे। अशोक जो थे वो पूरे भारत पर लगभग पूरा जो अखंड भारत है उसका निर्माण अशोक ने ही किया था। उसके बाद में मौर्य वंश भी कमजोर हो गया, और मौर्य वंश जो कमजोर हो गया तो इसके अंतिम शासक जो थे वो थे बृहद्रथ। अंतिम शासक बृहद्रथ, तो उनका भी बृहद्रथ नाम था। जो पौराणिक पुरुष पहले थे शासन करने वाला मगध पर, वो भी बृहद्रथ थे, और इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या कर दी इनके ही अमात्य थे एक, और उन्होंने हत्या करके, वो ब्राह्मण थे ऐसा कहा जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे वो बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं, और यहाँ पर कहा जाता है कि ये शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं, और तब आ जाता है शुंग वंश। अब आता है ब्राह्मण वंश, जिसमें शुंग वंश यहाँ पर आएगा, शुंग वंश, फिर आएगा कण्व वंश। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। फिर आएगा सातवाहन वंश। फिर कुषाणों का हमला होता है, बाहर से आक्रमण होता है, तो बाहरी शासक जो शक थे, शक शासन करते हैं। फिर कुषाण शासन करते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, और कुषाण वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? कुषाण वंश के शक्तिशाली शासक कनिष्क था। और कुषाण शक वंश, फिर आता है कुषाण वंश। ऐसे ही करके फिर हम देखते हैं कि कुषाण वंश जब समाप्त होता है तो गुप्त वंश की स्थापना होती है। और गुप्त वंश में जो धनवंतरी हैं, हम देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान जो हैं धनवंतरी, वैसे ही एक व्यक्ति जो है, जो हम देखेंगे कालिदास भी गुप्त काल के थे। कालिदास, धनवंतरी, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा था आर्यभट्ट ने, और ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कारक बोला जाता है। नागार्जुन, ये जितने भी लोग हैं ना, काफी महान लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुप्त वंश को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच। श्रीगुप्त जो है ये 240 से 280 तक शासन करते हैं। उसके बाद में घटोत्कच आते हैं 280 से लेकर के, और ये शासन करते हैं 320 तक। तो 320 ईस्वी में फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम काफी शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आते हैं चंद्रगुप्त जो द्वितीय विक्रमादित्य जो है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त। कहा जाता है कि जो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त, ये उत्तरावर्त के कितने शासकों को? 9 शासक, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। 12 शासकों को पराजित किया था। उत्तरावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था समुद्रगुप्त ने। इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कौन? नेपोलियन बीड़ा बजाने का शौकीन था समुद्रगुप्त। अब इसके बाद में देखेंगे समुद्रगुप्त के बेटा जो था समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक थे, इनकी ही बेटी थी प्रभावती गुप्ता जो है
ये वाकाटक वंश की में शादी हुआ इनका, और ये अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने राज किया, और कहा जाता है कि इन्होंने इतना अच्छा शासन चलाया कि सभी राजा से इनका शासन अच्छा था। उस समय के सभी राजाओं में इनका प्रभावती गुप्ता, ये औरत होते हुए सबसे अच्छा शासन चलाने के लिए जानी जाती हैं। तो व्यापारिक संबंध भी थे बाहर से इनका। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में इनके पुत्र थे जो गोविंद गुप्त या कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि कुमार गुप्त जो थे, ये कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। नालंदा की स्थापना किसने की थी? नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त ने किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो गुप्त साम्राज्य है ये भी ध्वस्त हो गया, और यहाँ पर एक नया साम्राज्य उभर के सामने आता है, वर्धन वंश। वर्धन या पुष्यभूति वंश। तो वर्धन या पुष्यभूति वंश जो सामने आया, तो इसमें जो हम देखेंगे कि हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन जो है इसके संस्थापक थे, और हर्षवर्धन उनके बेटे थे। हर्षवर्धन, राजवर्धन दो बेटे थे, और राजश्री एक पुत्री थी, जिनका विवाह, राजश्री का विवाह हुआ था। जो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक और वंश, कई वंश थे, तो उसमें जिसमें एक गौड़ वंश था। तो ये जो हर्षवर्धन है सबसे शक्तिशाली माना जाता है कि हर्षवर्धन वर्धन वंश के शक्तिशाली शासक था। और इसके ही समय में, हर्षवर्धन के ही समय में हम देखेंगे कि चीनी यात्री चीनी यात्री, आपने नाम सुना होगा, ह्वेनसांग भारत आए थे। ह्वेनसांग भारत किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के काल में। और यदि पूछा जाए कि फाहियान कब आए थे, तो वो भी चीनी यात्री फाहियान थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। फाहियान यानी फाहियान पहले आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ह्वेनसांग बाद में हर्षवर्धन के समय, वर्धन वंश जब चल रहा था। इसके बाद में फिर वर्धन वंश जो है, ये भी वर्धन वंश समाप्त हो जाएगा, और वर्धन वंश के समाप्त होते ही छोटे छोटे वंश का उदय होगा, जिसमें बिहार बंगाल में पाल वंश आएगा। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल ऐसे शासक थे जिनको जनता ने मिलकर के चुना था, यानी यहाँ पर लोकतंत्र देखने को मिलता है, और गोपाल कोई उच्च कुल के नहीं थे। अब यहाँ पर गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की। उदंतपुरी महाविहार जो अपने बिहार में है, उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी? तो उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की थी। उदंतपुरी महाविहार, संस्थापक कौन? गोपाल, पाल वंश के शासक गोपाल। 750 में ये वंश था, 750 ईस्वी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गुप्त वंश कब था? 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, और 750 में आ गए हैं, यानी यहाँ पर पाल वंश। अब यहाँ पर उदंतपुरी महाविहार, वैसे ही इनके बेटे थे धर्मपाल, गोपाल के बेटे थे धर्मपाल। तो धर्मपाल ने कौन से, यहाँ पर धर्मपाल ने भी क्या बनवाया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसकी स्थापना धर्मपाल ने, और उदंतपुरी महाविहार की स्थापना गोपाल ने की थी। ये पाल वंश के शासक थे। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें, ये पाल वंश हो गया। इसके बाद में सेन वंश का शासन होता है अपने बंगाल में। सेन वंश जो लक्ष्मण सेन अंतिम शासक थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन को किसने पराजित किया था? तो यहाँ दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, तो इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, लंबा नाम है, तो आप याद रखेंगे कि इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने बिहार पर आक्रमण किया और इस सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। यहाँ पर अपने
बिहार में उस समय जो ये उदंतपुरी महाविहार है, नालंदा की स्थापना नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के शासक जो कुमार गुप्त ने की थी। तो नालंदा उदंतपुरी विक्रमशिला सबको ध्वस्त कर दिया। किसने? जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, ये मुस्लिम था, मुस्लिम आक्रमण हुआ और यहाँ पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके इसने रख दिया। तो ये सब आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। जितने विश्वविद्यालय उस समय, नालंदा विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालय, तो अब यहाँ पर अपने बिहार में आक्रमण हुए और इस तरह से आता है आधुनिक युग। और अपने बिहार में हम देखेंगे 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति बिहार में कब शुरू हुई थी? तो पहले झारखंड बिहार का ही भाग था, तो यहाँ से रोहिणी जिला जो है, यहाँ से रोहिणी जिला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। रोहिणी जिला में जो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट है, इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई और रोहिणी में ये विद्रोह फैल गया। फिर मैकडोनाल्ड जो था, मैकडोनाल्ड, तो यहाँ पर जो मैकडोनाल्ड है, इनके प्रयासों से इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। और ये 12 ऐसे तो 10 मई को मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ था, 10 मई मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ 10 मई मेरठ से। लेकिन अपने बिहार में ये कब आया था? तो मई में नहीं, ये जून में, 12 जून को यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ। 12 जून बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून से हुई। 5 अप्रैल आते आते जुलाई 5 जुलाई को पटना में विद्रोह फैल गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पटना में काफी दंगा हुआ। पीर अली को फांसी दी गई। पीर अली थे, पुस्तक विक्रेता थे यहाँ के, क्योंकि यहाँ ना एक अफीम विक्रेता थी, उसकी हत्या कर दी गई थी पीर अली और अन्य लोगों के द्वारा। तो अफीम व्यापारी जो था उसकी हत्या कर दी गई थी, इसीलिए पीर अली को फांसी दे दिया गया। यहाँ के जो पीर अली थे पटना में हम देखेंगे पीर अली की फांसी दे दी गई। अब 1857 की क्रांति ये धीरे धीरे शाहाबाद जिला में पहुंचा। शाहाबाद में कौन कौन से आता है? आपने बहुत बार नाम सुनेंगे शाहाबाद, इतिहास पढ़ेंगे तो शाहाबाद क्या है? ये बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, ये शाहाबाद कहलाता था। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। तो शाहाबाद में ये विद्रोह धीरे धीरे ऐसे फैला। 25 अप्रैल आते आते 25 जुलाई आते आते विद्रोह यहाँ चलाया। और फिर बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला। बाबू कुंवर सिंह को नेतृत्व सौंप दिया गया। यह पटना में जो है दानापुर के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। दानापुर छावनी में विद्रोह हो गया था। तो ये 1857 से पहले अगर हम बात करें 1757 में भी 1757 के विद्रोह आप जानते हैं बिहार बंगाल में हुआ। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1757 ईस्वी में हुआ क्या था। तो 1757 ईस्वी की लड़ाई कैसे हुई? 1757 ईस्वी की क्रांति के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये शुरुआत कैसे हुआ? 1757 प्लासी की लड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुर्शिद कुली खां है उसे हम देखेंगे कि बंगाल का नवाब बनाया जाता है फर्रुख हसीर। 1717 ईस्वी से इसका इतिहास शुरू होता है। 1717 ईस्वी में जो फर्रुख हसीर था, तो 1717 ईस्वी में फर्रुख हसीर ने मुर्शिद कुली खां को, यहाँ का मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया। और ये बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र उसे सौंपा गया। मुर्शिद कुली खां को बंगाल के नवाब या सूबेदार बना करके भेजा जाता है।
लेकिन फर्रुखसियत 1717 में ये अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट भी दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी वो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अपने सिक्के चला सकते हैं। अंग्रेजों को काफी छूट मिल गई 1717 में। इधर मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन मुर्शिद कुली खां ने ही मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी। अब मुर्शिद कुली खां का जो बेटा था सुजाउद्दीन, तो सुजाउद्दीन अब सुजाउद्दीन जो है ये गद्दी पर बैठता है, तो क्या करता है कि ये बिहार को भी अपने में मिला लेता है और बिहार के उप दीवान बनाए जाते हैं। बिहार का उप दीवान ये कब बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां जो है ये 1717 से 1727 तक रहा। ये 1727 ईस्वी में सुजाउद्दीन आया और ये 1739 तक रहा। 1739 तक रहा। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1739 ईस्वी में जो सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन ये बिहार का उप दीवान बनाता है। दीवान किसे? यहाँ पर बिहार का उप दीवान बनाया जाता है अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां, एक नया परिवर्तन आया। अलीवर्दी खां बहुत ही ये कह सकते हैं कि आत्मस्वार्थी या ऐसा व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये खुद राजा को मार के राजा बन गया। तो बिहार का जो है ये हम देखेंगे कि बिहार यहाँ पर कि किस तरह से बिहार का उप दीवान बनाया गया अलीवर्दी खां। लेकिन सुजाउद्दीन के पुत्र जब सरफराज खां गद्दी पर बैठा, तो सरफराज की हत्या 1739 में सरफराज गद्दी पर बैठा, 1740 में इसकी हत्या कर दी गई। गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर दिया जाता है। किस युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। तो सरफराज खां गिरिया के युद्ध में पराजित हो गया और अब जो अलीवर्दी खां है, तो अलीवर्दी खां ये शासक बन गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का और स्वतंत्र घोषित कर दिया कि दिल्ली से हमें मतलब नहीं, हम स्वतंत्र हैं। और क्या होता है कि सन 1756 में इसकी हो जाती है मृत्यु और गद्दी पर बैठता है इसका अलीवर्दी खां के बेटी का बेटा, इसका नाती जो बैठता है, जिसे हम बोलते हैं सिराजुद्दौला। ये सुजाउद्दौला था और ये सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है, इनकी मौसी थी घसेटी बेगम और अन्य जो पूर्णिया के और इधर के जो उप दीवान थे, इनके जो अन्य इनके मौसी के लड़के, वो इनको देख करके जलने लगते हैं कि ये कैसे इतने आगे बढ़ गए हमारे भाई होकर के। तो ये सिराजुद्दौला को देखना नहीं चाहते हैं और इसीलिए सिराजुद्दौला के साथ अब होता है षड्यंत्र। घर के लोग भी इसके खिलाफ हैं, सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं और बाहर के लोग तो अंग्रेज हैं ही। तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉर्ड क्लाइव जो आता है वो काफी तेज दिमाग का था। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में होती है झड़प। सबसे पहले 4 मार्च को पहले कासिम बाजार में झड़प होता है। कासिम बाजार में झगड़ा होता है पहली बार। फिर क्या होता है कि हम देखेंगे कि 16 मार्च को ये पूरी तरह से जो 16 मार्च को ये अधिकार कर लेता है। किन क्षेत्रों पर 16 मार्च को अधिकार कर लेता है? तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, कोलकाता जो अंग्रेजों का था, कोलकाता अंग्रेजों से छीन लेता है। कोलकाता और फोर्ट विलियम के किला अंग्रेजों से छीन लेता है 16 मार्च को। इसके बाद में ये 1756 की बात है। 16 मार्च 1756। अब क्या होता है कि 1756 में ही 20 मार्च को एक घटना घटती है कि सिराजुद्दौला, ये जेड.जे. हॉलवेल ने एक इस घटना की रचना की। जेड.जे. हॉलवेल ने बताया कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कमरा जो 14/18 के कमरा में बंद कर दिया, जिसमें से बचे थे 23 लोग ही बच पाए और बाकी 123 की मृत्यु हो गई। और 12 मार्च की ये घटना है। उसके बाद में हम देखेंगे 20 मार्च की ये घटना है और 20 मार्च के बाद 3 दिन बाद में जब कमरा खोला गया तो केवल 23 लोग बचे थे। और यहाँ पर जेड.जे. हॉलवेल की इस रचना
जब ये लोगों के पास फैली तो अंग्रेजों ने आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि इसने हत्या की है अंग्रेजों की, और इस तरह से अंग्रेजों ने आक्रमण किया और फोर्ट विलियम के किला को फिर से छीन लिया। और उस समय ना ये अली नगर, जो कोलकाता है, इसका नाम बदल करके अली नगर रख दिया था जब सिराजुद्दौला ने इसे 16 मार्च को जीता था। तो लेकिन अब अंग्रेज फिर से इस पर कब्जा कर लिए और अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करके, और अब आ जाता है 1757, 9 फरवरी 1757, और 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया अंग्रेजों ने, अली नगर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से 1757 में मार्च आते आते, फिर मार्च 20 मार्च आते आते 23 मार्च तक ये फिर से युद्ध होगा, प्लासी की लड़ाई होगी। लेकिन सिराजुद्दौला जो है उसके साथ उसके सेनापति ही नहीं देते हैं। सेनापति मीर जाफर जो अंग्रेजों, जो लालची था, अंग्रेजों में जाकर के मिल जाता है। मीर जाफर है या फिर और अन्य लोग जो हैं वो भी कई लोग जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं, और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है मीर जाफर के बेटा मीरन के द्वारा। और इस तरह से उसके साथ धोखा किया जाता है। और फिर हम देखते हैं 1760 में यहाँ पर जो मीर जाफर को नवाब तो बनाया जाता है, लेकिन वो कठपुतली नवाब है और द्वैध शासन लगा दी जाती है बंगाल में। और फिर इसके बाद में द्वैध शासन 1760 में द्वैध शासन लगाई गई थी, और फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। लेकिन मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच सके। अंग्रेज इसके चाल को समझ जाते हैं, मीर कासिम को भी हटा देते हैं। तो मीर कासिम जाकर के मिलता है फिर दिल्ली के शासक नवाब के साथ, और जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ ये, और दिल्ली के शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय, तो उनके साथ मिल करके, और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो ये वास्तविक युद्ध था, लेकिन इसमें अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेजों की तरफ से जो सेना थी उसकी जीत हो गई और ये तीनों शासक हार गए। तो इसीलिए दिल्ली के जो शासक थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, दो संधियां होती हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 तारीख को हुआ था, 12 अगस्त, तो 12 अगस्त 1764, 1765 में यह संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि। तो जो 12 अगस्त 1765 में संधि होता है, तो इस संधि के तहत हम देखेंगे कि ये कहा जाता है कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, और बदले में पेंशन देने की बात होती है कि इनको, जो शाह आलम द्वितीय है, इनको पैसे दिए देंगे अंग्रेज। तो इस तरह से ये संधि हुई और बक्सर का युद्ध हुआ। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, जो भारत में आए थे सबसे पहले पुर्तगाली, तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद में कौन आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए। तो पुर्तगाली जब सबसे पहले हुगली में आए और हुगली से व्यापार करते थे, लेकिन 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री बैठाने में सफल हुए। सबसे पहले तो पुर्तगाली है, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्री किसने बैठाया, तो वो डचों ने बैठाया था। और डचों ने कब अपनी फैक्ट्री बैठाई ये पूछा जाता है, तो डचों ने, आपको याद रखना है कि डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1632 में की थी। 1632 में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहाँ डच 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। और ये यहाँ से किस चीज का व्यापार करते थे, तो कपड़ा का, सोडा का, चीनी मिट्टी का। और जो अंग्रेज आए तो अधिकतर सोडा का व्यापार करते थे अंग्रेज भी, तो और कपड़ा, चीनी मिट्टी, यही सब, और मसाले थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने फैक्ट्री तो बैठा ली थी अपना 1620 में ही, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। 1621 में बंद हो गया, ये आलमगंज में था,
आलमगंज कहाँ है? पटना में। बीबीगंज भी पटना में है। बीबीगंज में ही जो वीर कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह के पराजय हुआ था इसी पटना के बीबीगंज में, और बीबीगंज में ही वो वीर कुंवर सिंह पराजित हो गए थे। तो यहाँ पर 1620 से 1621 ईस्वी में आलमगंज में ये फैक्ट्री खुली, लेकिन अंग्रेजों की जो ये फैक्ट्री थी ये बंद करानी पड़ी। और इसके बाद में हम देखेंगे कि फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि दूसरी अपनी फैक्ट्री जो आज प्रिंटिंग प्रेस है ना पटना में, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, तो वहां पर इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की। तो अपनी अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री 1651 में ये सफलता पाया इन्होंने। 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में, दूसरी फैक्ट्री स्थापित करने में इन्होंने सफलता पाया, जो प्रिंटिंग प्रेस में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेज या अन्य व्यापारी जो डेनिश आए थे 1774 में, शायद ये डेनिश भी सबसे लास्ट में आए थे, डेनिश या डेनिश जिसे बोलते हैं, डेनमार्क के थे। और 1632 ईस्वी में सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी जो था वो आया और 1632 में देखा कि फिर से यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है, हमने तो यहाँ की फैक्ट्री बंद कर दी है लेकिन व्यापार की संभावना है। तो वो था पीटर मुंडी। इसके ही प्रयास से फिर से यहाँ पर मतलब ये डचों से प्रेरित होकर के फिर से व्यापार खोलने की सलाह देता है। पीटर मुंडी 1632 में आया था। तो पीटर मुंडी ये 1632 में अपने बिहार में आया था, ये याद रखना है। फिर हम देखेंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन चलता है, तो उस समय भी हमारे बिहार का योगदान काफी अधिक रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, अन्य आंदोलन में। तो जब यहाँ पर साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, तो उस समय भी साइमन कमीशन के बहिष्कार में जो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार बिहार से भी किया गया था। तो इतिहास के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।